अस्सलामुअलैकुम। ये सब करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि वो अपनी बेपनाह क़ुव्वतों का मुज़ाहरा करने वाले थे। वो कभी ये हमाकत ना करते। उन्होंने सिर्फ़ अपनी हिफ़ाज़त और सलामती के लिए ऐसा किया। एक सुपर पावर को उनकी तरफ से इत्मीनान हासिल हुआ था कि उनसे आइंदा किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचेगा। फिर ये कि वो बाबा साहब के दायरे और मेरी फ़ैमिली के किसी भी टेलीपैथी जानने वाले से टकराने की हमाकत नहीं करना चाहते थे। इसी तरह वो नीलिमा को भी चैलेंज नहीं करना चाहते थे। देखा जाए तो वो बड़ी ज़हानत से सिर्फ़ अपनी सलामती और बका के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ 2 रातों में 20 अमरीकी अकाबरीन के दिमागों को मुकफ़्फ़ल किया और उनके दिमागों में मखसूस आवाज़ और लब लहजे के ज़रिए सिर्फ अपनी आमद-ओ-रफ़्त का रास्ता रखा। इसके बाद उन्होंने बहरी, बर्री और फ़िज़ाई अफ़वाज के तीनों अफ़सरान से और एक आला अफ़सर से कहा, हमारे मुखालफिन टेलीपैथी की दुनिया में बड़ी क़ुव्वतें हासिल करते जा रहे हैं, लिहाजा हमें फिर एक बार ट्रांसफ़ार्मर मशीन तैयार करनी चाहिए। ये मशीन इतनी राज़दारी से तैयार होगी कि आप जैसे ख़ास अकाबरीन के सिवा किसी को इसका इल्म नहीं होगा। आला हाकिम ने कहा, हमें तुम पाँचों पर नाज है। तुम बर वक्त इतना अहम मशवरा दे रहे हो। अगर हम अपने टेलीपैथी जानने वालों की तादाद में इजाफा करें और अपनी फ़ौज के साथ उन टेलीपैथी जानने वालों को थाईलैंड भेजते रहें, तो नीलिमा की तमाम चालें हमारे खिलाफ नाकाम होती रहेंगी। फ़ौज के एक आला अफसर ने कहा, हमने अब तक कई ट्रांसफार्मर मशीनें तैयार कराई हैं। उन मशीनों के जरिए दर्जनों टेलीपैथी जानने वाले पैदा करते रहे हैं। अब तक हिसाब किया जाए तो हमने अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों की फ़ौज तैयार कर रखी है, लेकिन हमें क्या मिला? हमें तो सिर्फ नाकामी मिलती रही। हमारे अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले हमसे बगावत करते रहे या हमारे मुखालिफ टेलीपैथी जानने वालों के मामूल और गुलाम बनते रहे। दूसरे आला अफसर ने कहा, यह मायूस करने वाली बातें हैं। यह अंदेशा पैदा होता है कि आइंदा भी हमारे साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन हमारे इन 5 टेलीपैथी जानने वालों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और अब तक बड़ी जहानत से काम करते आ रहे हैं। अगर हम इनके साथ मिलकर एक बार फिर ट्रांसफार्मर मशीन तैयार कराएं तो हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि इस बार हमें कामयाबियां नसीब होंगी। उन्होंने ट्रांसफार्मर मशीन की तैयारियां करने के लिए दूसरे दिन से इब्तदा की और इब्तदाई इंतजामात में मसरूफ़ हो गई और ऐसी राजदारी से मसरूफ़ रहे कि दूसरे अकाबरीन तक को उनके इस खुफिया मनसूबे का इल्म ना हो सका। 3J बड़ी जहानत और हिकमत अमली से काम ले रहे थे। उन्हें दूसरे टेलीपैथी जानने वालों की तरफ से ऐसा कोई अंदेशा नहीं था कि उनका ये राज खुल जाता। अगरचे उन्हें नाकामी का अंदेशा नहीं था, फिर भी वह हर पहलू से मोहतात रहने लगे। जे सामू ने मोना से शादी की और जे फ्लो ने रीटा को शरीके हयात बनाया था। उन्होंने ये फैसला किया था कि अपनी बीवियों को अपनी टेलीपैथी के मुतालिक नहीं बताएंगे, लेकिन बीवियों से बात छुपाई नहीं जा सकती। उनकी 2 औरतें उनकी राजदार बन गई थीं। ये उनके लिए बड़ी तशवीश की बात थी। मोना और रीटा से उन्हें बेइंतहा मोहब्बत थी, लेकिन वो मोहब्बत आइंदा कभी उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकती थी। अपनी किसी नादानी या लाइल्मी के बायस दुश्मनों को अपने दिमागों में आने की जगह दे सकती थी और जब दुश्मन उनके दिमाग में आते तो उन्हें 3J तक पहुंचने का रास्ता भी मिल जाता। जे काफू ने कहा, जे फ्लो और जे सामू, तुम दोनों बहुत मोहब्बतें हासिल कर रहे हो और करते रहोगे, लेकिन हमें हकीकत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तुम दोनों ये तस्लीम करो कि हम किसी वक्त भी धोखे से मारे जा सकते हैं। उन दोनों ने बारी बारी कहा, तुम दुरुस्त कहते हो, यह अंदेशा हमें भी रहता है। हमने कई बार सोचा कि अपनी बीवियों को यहाँ से कहीं दूर ले जाकर उन्हें रूपोशी की ज़िंदगी गुजारने पर माइल कर लें। जे काफू ने कहा, इससे क्या होता है? वो जहाँ भी रूपोश रहेंगे तुम दोनों उनसे मिलने जाया करोगे। इसी जाने आने में दुश्मनों को तुम में से किसी की कमज़ोरी मालूम हो सकती है। तुम में से कोई किसी की नज़रों में आ सकता है। जे फ्लो ने कहा, हम मानते हैं, हमने हर पहलू पर गौर किया है। अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। जब औरत मोहब्बत करती है तो बहुत ही मुसर्रतें देती है और बहुत सा यकीन और एतमाद पैदा करती है, लेकिन वो अपनी कमज़ोरियों को नहीं समझ पाती। तुम दोनों की बीवियों की कमज़ोरियाँ ये हैं कि वो टेलीपैथी नहीं जानती और ये भी नहीं जान सकती कि कब और किस वक्त हमारे दुश्मन उनकी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठा सकती हैं। बहरहाल मैं आखिरी बात कहता हूँ कि मैं तुम दोनों से दूर हो जाऊँगा और तन्हा रूपोशी की ज़िंदगी गुजारूंगा। जे सामू ने कहा, तुम्हारी अलहदगी से हमें बहुत दुख होगा। हम जानते हैं कि तुम दुश्मन बनकर हमारा साथ नहीं छोड़ोगे। जब तक हम तीनों जिंदा हैं तब तक हमारे दिलों में एक दूसरे के खिलाफ कभी मैल नहीं आएगा। तो फिर ये तय पा गया कि मैं तुम दोनों से दूर जा रहा हूँ। यार काफू, तुम्हारी ये बात दिल को दुखा रही है, मगर हम क्या करें? ना हम उन बेकसूर बीवियों को छोड़ सकते हैं, ना तुम्हें छोड़ने को जी चाहता है, मगर हालात मजबूर कर रहे हैं। जे काफू ने कहा, दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी दूरी और मेरी रूपोशी से हमारी दोस्ती में कोई फ़र्क पैदा नहीं होगा। यूं तो वो तीनों ज़हीन थे, लेकिन फ़िलहाल जे काफू उनसे ज़्यादा ज़हीन साबित हो रहा था। उसने अपनी सलामती और बका के लिए कमज़ोरी पैदा करने वाली किसी औरत को अपनी ज़िंदगी में आने का मौका नहीं दिया था और यही उसकी सबसे बड़ी जहानत थी। उन तीनों के दरमियान ये तय पाया कि जे काफू आधी रात तक उनके साथ रहेगा, फिर रात की तारीकी में उनसे जुदा हो जाएगा। वैसे जे काफू ने खूब सोच समझकर उनके साथ आधी रात तक रहने का फैसला किया था। जे काफू सही मायनों में दोस्ती निभाने वाला सच्चा दोस्त था। वो जानता था कि इतनी दूर जाने के बाद वो खुद तो जिंदा सलामत रहेगा, लेकिन उसके दोनों साथियों पर कभी ना कभी मुसीबतें नाजिल हो सकती हैं और कभी अचानक ऐसा जानलेवा हमला भी हो सकता है कि वह अपने दोनों साथियों को बचाना चाहेगा तो वक्त गुजर चुका होगा। वो अपने दोस्तों को हसीन औरतों की जुल्फ़ों का असीर बनाकर और उनके हुस्न और शबाब का फ़कीर बनाकर
दुश्मनों के हाथों मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। उसने सोच लिया था कि वो उन्हें किस तरह तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है और फिर उनके साथ किस तरह मुत्तैद होकर रह सकता है। वो गुस्ल करने के बहाने अपने बाथरूम में आया, फिर दरवाज़ा बंद करके ख्यालख्वानी के ज़रिए रीटा के दिमाग में पहुंच गया। मोना और रीटा के दिमागों को मुकफ़्फ़ल कर दिया गया था, लेकिन वो जानता था कि उन मुकफ़्फ़ल दिमागों में किस आवाज़ और लब लहजे के ज़रिए पहुंचा जा सकता है। रीटा ने जेफ्लो से कहा, हम अभी शॉपिंग के लिए बाहर जाएंगे और रात का खाना भी बाहर खाएंगे। जेफ्लो ने उसे कहा, तुम तनहा शॉपिंग के लिए जाओ, मैं अपने दोनों साथियों से बहुत अहम मामलात पर गुफ्तगू करने वाला हूँ। रीटा ने इस सिलसिले में उसे बहस नहीं की। उसके दिमाग में यही तनवीमी अमल किया गया था कि जब जेफ्लो को किसी ज़रूरत के तहत उससे अलहदा रहना पड़ता तब उससे कभी बहस न करती। लिहाजा वो तनहा अपनी कार ड्राइव करते हुए शॉपिंग के लिए चली गई थी। वो तीनों साथियों के साथ ये तय करता रहा कि उन्हें अब जे काफू से बिछड़ कर रहना है। तो उस वक्त तक हेलो रीटा शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद वापस आ रही थी। उसी वक्त जे काफू बाथरूम के अंदर जाकर अपना दरवाज़ा बंद कर चुका था और रीटा के दिमाग पर कब्जा जमा चुका था। वो अपनी कार की रफ्तार बढ़ाती हुई तेजी से एक ऐसी सड़क पर पहुंची जो हैवी गाड़ियों के लिए मखसूस थी। रीटा तेज रफ्तारी से डरती थी, नॉर्मल रफ्तार से गाड़ी चलाया करती। उस वक्त वो तेज रफ्तारी से गाड़ी ड्राइव करते हुए खौफ खाना भूल गई। अब वो अपने आप में नहीं थी, जे काफू के कब्जे में थी। जे काफू ने उसके जरिए तेज रफ्तारी से कार को चलाते हुए एक हैवी ट्रक से टकरा दिया, फिर दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। इत्मीनान से गुस्ल वगैरह किया, फिर लिबास तब्दील करके अपने साथियों के पास आ गया। उसने अपने दोस्त जेफ्लो की सलामती के लिए उसका दिल तोड़ने वाली हरकत की थी और ये सोचा था कि दिल टूटे कोई बात नहीं, वो फिर संभल जाएगा, मगर ये इत्मीनान रहेगा कि वो पहले की तरह उसके साथ रूपोश रहकर जिंदा सलामत रहेगा। उसने दोस्ती की खातिर बेगुनाह रीटा पर जुल्म किया था, जानबूझकर उसकी जान ली थी। इस सिलसिले में उसने सोचा अगर वो उसकी जान से ना खेलता तो दुश्मन उसके दोस्त जेफ्लो की जान से खेलते। फिर दोस्ती से महरूम होकर अपने मुस्तकिल इत्तेहाद से टूटकर रफ्ता रफ्ता उन तीनों दोस्तों का ना इत्तेहाद कायम रहता, ना दोस्ती रहती और ना ही जिंदगी रहती। मौजूदा हालात का और वक्त का तकाजा यही था जो जे काफू ने किया था। थोड़ी देर बाद जब जेफ्लो ने रीटा के वापस न आने पर ख्यालख्वानी के जरिए उससे रब्ता करना चाहा तो उसका दिमाग उसे नहीं मिला। वो परेशान होकर बोला, मुझे रीटा का दिमाग नहीं मिल रहा है, उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई है, प्लीज़ तुम दोनों भी कोशिश करो, देखो वो जिंदा है या नहीं। वो तो जिंदा नहीं थी। जेफ्लो को मालूम हुआ कि वो एक हैवी ट्रक से टकराकर मौत की आगोश में जा चुकी है, अब कभी वापस नहीं आएगी। जे काफू और जे सामू ने उसे समझाया कि उसे रीटा की आखिरी रसूमात अदा करने और उसकी लाश अस्पताल से लाने के लिए नहीं जाना चाहिए, इस तरह वो दुश्मनों की नज़रों में आ सकते हैं। वो तीनों ख्यालख्वानी से काम लेकर दूसरों के जरिए रीटा की तदफीन कराएंगे। बात समझ में आने वाली थी। वो ना भी समझता तो हालात उसे समझा रहे थे, जो होना था वो तो हो चुका था। रो पीट कर रीटा को वापस नहीं ला सकता था, ना ही उसकी लाश के करीब जाकर उसे आखिरी बार देखने की नादानी करके किसी दुश्मन टेलीपैथी जाने वाले की नज़रों में आने की गलती कर सकता था। लिहाजा उसे सब्र करना पड़ा। जे काफू आधी रात के बाद उनसे जुदा होने वाला था, लेकिन रीटा की आखिरी रसूमात अदा होने तक उसे रुकना पड़ा। उसने जो किया उसका एक ये नतीजा अच्छा निकला कि अब उनसे जुदा नहीं हो रहा था, उनके साथ रहने वाला था। अब जे सामू तनहा रहने वाला था। जे काफू और जेफ्लो से जुदा होने किसी दूसरी जगह रूपोश रहकर उसे ख्यालख्वानी के जरिए राब्ता रखने वाले थे। जे काफू ने यह सोच रखा था कि चंद दिनों या चंद हफ्तों के बाद मोना की भी हलाकत कुछ इसी तरह हो जाएगी। जे सामू को भी उस पर शुबा नहीं होगा। दोनों दोस्तों को सब्र करना और अपने तीसरे दोस्त की तरह औरत के बगैर रहना होगा। वह तीनों अपने ज़ाती मामलात से भी निमट रहे थे और मुत्तहिद होकर अमरीकी अकाबरीन के जरिए बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे थे। उसी वक्त जमहूरिया चीन के हुक्काम ने अमरीका के अकाबरीन से शिकायत की, हमारे मुल्क के जनूबी इलाकों में आप लोगों की सरगर्मियाँ तेज़ होती जा रही हैं। लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड में आपके इरादे बहुत ही तशवीशनाक हैं। जवाब दिया गया, तशवीश की कोई बात नहीं है, हम इन तीनों ममालिक को सिर्फ माली मदद पहुँचा रहे हैं। लेकिन आपकी सियासी सरगर्मियाँ क्या हैं? पहले आपने कम्युनिस्ट गोरीलों को राशन और हथियार फराम किए थे, अब उनसे नाराज़ होकर वहाँ के हुक्मरानों की पुश्त पनाही कर रहे हैं। हमारी सुराग रसां एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक 2 रोज़ बाद तुम्हारी इमदादी फ़ौज थाईलैंड पहुँचने वाली है। क्या हम गलत कह रहे हैं? आपके सुराग रसां कमाल करते हैं, बड़ी ही ताज़ा तरीन मालूमात हासिल कर लेते हैं। बेशक हमारी एक मुख्तसर सी फ़ौज थाईलैंड पहुँचने वाली है, क्योंकि थाई हुकूमत ने हमसे मदद की दरख्वास्त की है और हम किसी के बुरे वक्त में मदद करने से इनकार नहीं कर सकते। ये तीनों ममालिक हमारे पड़ोसी हैं। जालिम पालपोर्ट और उसके गुरीलों के खिलाफ हमसे मदद तलब कर सकते थे, लेकिन ये चंद किलोमीटर के फासले से मदद हासिल करने की बजाय हज़ारों किलोमीटर की दूरी से आपको मदद के लिए बुला रहे हैं, या आपने इन्हें इस तरह मजबूर किया है कि वो आप ही की इमदाद के मोहताज होकर रह गए हैं। ये तो सियासी हिकमत अमली है। हम उनके काम आ सकते हैं, लिहाजा फ़राग दिली से काम आ रहे हैं। अगर आप काम आना चाहें तो आप भी इनके काम आ सकते हैं, हम कभी एतराज़ नहीं करेंगे। हम आपकी ज़ुबान से यही सुनना चाहते हैं। जब हम जवाबी कार्रवाई करेंगे तो आपको एतराज़ नहीं होगा। आप जवाबी कार्रवाई क्या कर सकेंगे? लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड कभी आपके दोस्त नहीं रहे। तीनों ममालिक के हुक्काम आपसे हथियार भी नहीं लेना चाहते।
हम ना तो उन्हें हथियार देंगे, ना अपनी फौज उनके मुल्कों में उतारेंगे, लेकिन हम जो भी करेंगे उसके नतीजे में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। आपकी धमकी से जाहिर हो रहा है कि आप इन ममालिक में हमारे खिलाफ फौजी हमला करेंगे। हम ऐसी नादानी नहीं करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे और हम पहले हमला करने वाले बनकर जारहियत का इल्ज़ाम अपने सर नहीं लेंगे। अच्छा, तो जो करना चाहते हैं उसे अभी राज में रखा गया है। ठीक है, हम भी देखेंगे कि आपकी जवाबी कार्रवाई क्या होगी। यह तो आप जानते हैं कि सियासत में एक दूसरे को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। आप दो कुव्वतों के मालिक बनकर सुपर पावर कहलाने लगे हैं। आपके पास बेशुमार एटम बम, जदीद खतरनाक मिसाइलों के साथ और टेलीपैथी का नाकाबिले शिकस्त हथियार भी है। यह ऐसा हथियार है जिसके सामने बड़े से बड़ा दुश्मन और हमारा चीन जैसा बड़ा मुल्क भी बेदस्तोपा हो जाएगा। अमेरिकी फौज के आला अफसर ने हंसते हुए कहा, दुनिया हमें सुपर पावर कहती है तो गलत नहीं कहती। बहुत जल्द दुनिया हमें भी सुपर पावर कहेगी। हम भी टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल करने वाले हैं। इस बात ने उन्हें चौंका दिया। अमेरिकी फौज के आला अफसर ने कहा, टेलीपैथी का हथियार? आप कहना चाहते हैं कि आपने टेलीपैथी की कुव्वत हासिल की है और आपके मुल्क में ख्याल ख्वानी करने वाले मौजूद हैं? मौजूद नहीं है, लेकिन तुम्हारी फौज की पहली खीप थाईलैंड पहुंचने से पहले हमारे पास भी टेलीपैथी जाने वालों की फौज हो जाएगी। आप हमें धमकी दे रहे हैं। यह कोई बच्चों का खेल नहीं है कि जिसने चाहा टेलीपैथी का हथियार तैयार कर लिया। आप जानते हैं चीन के ताल्लुकात कितने इस्लामी ममालिक से हैं और मुसलमान हमें बहुत चाहते हैं। हमसे हर तरह का ताउन करने के लिए आमादा रहते हैं। क्या आपकी अकल में इतनी सी बात नहीं आती कि बाबा साहब के इदारे के तमाम मुसलमान हमसे ताउन कर सकते हैं, बल्कि करने वाले हैं? यह ऐसी इतला थी कि उन पर जैसे बिजली गिरने लगी। आला अफसर ने कहा, नहीं, आप झूठ कह रहे हैं। आप महज धमकी दे रहे हैं। 2 रोज़ बाद अपने फौजियों की पहली खीप थाईलैंड पहुंचाओ, फिर उसका अंजाम देख लो। फौज के आला अफसर ने फौरन इंटरलिंक कनेक्शन के जरिए तमाम अकाबरीन से रब्ता किया। फिर लेजी गार्ड और कैनिबाल से कहा कि वो अपने तीनों साथियों यानी 3J को भी इस मीटिंग में बुलाएं। थोड़ी देर बाद 3J भी उस हंगामी इजलास में शरीक हो गई। फौज के आला अफसर ने कहा, चीन ने अभी एक चौंका देने वाली बात की है। हम 2 रोज़ बाद अपनी एक मुख्तसर सी फौज थाईलैंड में उतारने का फैसला कर चुके हैं, लेकिन चीन के अफसरान ने कहा है कि जैसे ही हमारी फौजें वहां उतरेंगी वैसे ही उनकी भी टेलीपैथी जाने वाली फौज वहां पहुंच जाएगी। एक आला हाकिम ने हैरानी से पूछा, चीन में टेलीपैथी जाने वाले हैं? वह चीनी हुकाम बाबा साहब के दायरे से इमदाद हासिल कर रहे हैं। ये बात सुनते ही थोड़ी देर के लिए सबको चुप सी लग गई। आला अफसर ने कहा, चीन के ताल्लुकात कई इस्लामी ममालिक से हैं। दुनिया के बेशतर मुसलमान चीन से मोहब्बत करते हैं। बाबा साहब के दायरे के जो तौर तरीके और कवानीन है उसके मुताबिक वह हुकूमत चीन की ज़रूर मदद करेंगे और शायद मदद कर रहे हैं। जे काफू ने फैक्स के जरिए कहा, हो सकता है यह चीन की तरफ से महज धमकी हो। आप बाबा साहब के दायरे से रब्ता करके तस्दीक करें। फौज के आला अफसर ने हॉटलाइन पर बाबा साहब के दायरे के इंचार्ज खलील बिन मुकर्रम से रब्ता किया। रब्ता होने पर बोला, मैं अमरीकी फ़ौज का कमांडर आपसे मुखातिब हूँ और एक अहम खबर की तस्दीक करना चाहता हूँ। खलील बिन मुकर्रम ने कहा, फरमाइए, ऐसी कौन सी खबर है जिससे आप बेखबर हैं? उसने पूछा कि आप टेलीपैथी के सिलसिले में जमहूरिया चीन की मदद फरमा रहे हैं। हमने कभी यह नहीं पूछा कि आप मदद फरमाने के लिए अपने मुल्क से हज़ारों मील दूर दूसरे मुल्कों में क्यों जाते हैं। जब हम आपके किसी मामले में किसी तरह की मालूमात हासिल नहीं करते हैं तो आप क्यों ऐसा करें? आप हमारे मामलात के बारे में पूछेंगे तो हम आपको सही जवाब देंगे और आपसे भी तवक्को कर रहे हैं कि आप हमारे इस सवाल का सही जवाब दें कि आप जमहूरिया चीन की टेलीपैथी के सिलसिले में किसी किस्म की मदद कर रहे हैं। हमारे दरमियान बात का दौर चल रहा है। हम उनसे जदीद टेक्नोलॉजी हासिल करने वाले हैं। वो इसके एवज हमसे टेलीपैथी की टेक्नोलॉजी हासिल करेंगे। आप वजाहत नहीं कर रहे हैं, खुलकर नहीं बोल रहे हैं कि वह टेलीपैथी की टेक्नोलॉजी किस तरह हासिल करने वाले हैं। सीधी सी बात है, ये कोई पेचीदा मुअम्मा नहीं। आप जाएं और अपने लोगों के साथ सर जोड़कर गौर करें। ये मालूम हो जाएगा कि हम उन्हें टेलीपैथी के सिलसिले में किस तरह इमदाद पहुंचाने वाले हैं। ये ऐसी बात है कि हम खुलकर अपनी ज़ुबान से कभी नहीं कहेंगे। आने वाला वक्त आपको बता देगा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्या हम आपसे कहेंगे आपको थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस में फौजी अड्डा बनाने वाली साजिशों से बाज आ जाना चाहिए? और क्या आप बाज आ जाएंगे? मिस्टर फरहाद ने कहा था कि अब हमारे दरमियान तसादुम नहीं होगा, ना हमसे दोस्ती होगी ना दुश्मनी होगी, लेकिन आप जमहूरिया चीन की आड़ में हमसे दुश्मनी कर रहे हैं। आप तो बात बात पर अक़वाम मुत्तहिदा का सहारा लेते हैं। जाएं और हमारे खिलाफ शिकायत करें, फिर हम भी पूछेंगे कि आप इतनी दूर मशरिक़ बईद में अपनी फ़ौजें उतार कर उन ममालिक में क्यों जंगी कहर नाजिल करने वाले हैं। इन सवालात के जवाब आप नहीं दे पाएंगे। बेहतर है कि इस सिलसिले में बहस न की जाए। आप अपनी सियासी पॉलिसियों पर अमल करने के सिलसिले में आज़ाद हैं और हम अपनी सियासी पॉलिसियों पर अमल कर रहे हैं और किसी के दबाव में रहने वाले नहीं हैं। खुदा हाफिज़। खलील बिन मुकर्रम ने राब्ता ख़त्म कर दिया। बाबा साहब के इदारे की तरफ से नई हदायत जारी की गई थी। उन हदायत के मुताबिक सानी को थाईलैंड भेजा गया। सोनिया और मुझसे कहा गया कि हम पेरिस पहुंच जाएं। बाबा साहब के इदारे से जनाब खलील बिन मुकर्रम और जनाब अब्दुल्ला वास्ती भी पेरिस पहुंचने वाले हैं। दूसरी तरफ से जमहूरिया चीन के नुमाइंदे आ रहे हैं। उनसे मुज़ाकरात होंगी और उनसे एक मुस्तहकम दोस्ती का मुआहदा होगा।
मेरी टेलीपैथी की ज़िंदगी में और बाबा साहब के इदारे की तवील तारीख में ऐसा पहली बार हो रहा था। पहले कभी किसी इस्लामी या गैर इस्लामी मुल्क से किसी तरह का भी मुआहदा नहीं हुआ था। पहली बार जमहूरिया चीन से दोस्ताना सियासी मुआहदा हो रहा था। और मैं कबल अज़ वक्त बता दूं कि दूसरे दिन पेरिस में क्या मुआहदा होने वाला है। एक बहुत ही अहम तारीखी मुआहदा होने वाला था। हमारे कई टेलीपैथी जानने वाले जमहूरिया चीन जाकर उनकी कुव्वत बनने वाले थे। जमहूरिया चीन से चंद फौजी अफसरान और सियासी नुमाइंदे बाबा साहब के इदारे में पहली बार आने वाले थे और ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए टेलीपैथी का इल्म हासिल करने वाले थे। इस तवील सिलसिले के 24वें बरस में मेरी दास्तान एक चैलेंज से भरपूर नए मोड़ पर पहुंच रही थी। अमरीकी इजलास में बड़ी गर्मा गर्मी थी। बाबा साहब का इदारा ज़ेर बहस था। सबको हैरानी थी और सब एक दूसरे से कह रहे थे, सारी दुनिया में ये होता है कि मुल्कों के दरमियान में सियासी मुआहदे होते रहे हैं। बाबा साहब का इदारा कोई मुल्क नहीं है, वो इदारा फ्रांस में है। फ्रांस और जमहूरिया चीन के दरमियान मुआहदा हो सकता है, लेकिन फ्रांस के अंदर कायम शुदा किसी इदारे से सियासी मुआहदा कैसे हो सकता है? एक हाकिम ने पूछा। अगर चीन और बाबा साहब के इदारे के दरमियान मुआहदा हो रहा है तो उसे किस तरह गैर कानूनी करार दिया जा सकता है? फौज के एक आला अफसर ने कहा, हुकूमत फ्रांस इस बात पर एतराज़ कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा में यह सवाल उठा सकती है कि जमहूरिया चीन के हुकाम फ्रांस के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने के लिए वहाँ के एक इदारे से मुआहदा क्यों कर रहे हैं। इस तरह बात उठेगी तो हम सब फ्रांस की हमायत में बोलेंगे, फिर यह मुआहदा नहीं हो सकेगा। एक और आला अफसर ने कहा, मुआहदा कैसे नहीं होगा? क्या वो एलानिया मुआहदा कर रहे हैं? क्या वो तस्लीम करेंगे कि टेलीपैथी के सिलसिले में टेक्नोलॉजी का तबादला हो रहा है? अगर वो तस्लीम करेंगे तो क्या दुनिया की किसी अदालत में या अक़वाम मुत्तहिदा में कभी जादू और टेलीपैथी को तस्लीम किया जाता है? एक हाकिम ने कहा, बड़ी मुश्किल है, तस्लीम नहीं किया जाएगा, जबकि जादू भी इस दुनिया में रोज़ अव्वल से है और टेलीपैथी का इल्म भी कोई ढका छुपा नहीं है। इसके बावजूद ऐसे इल्म को अदालतों में तस्लीम नहीं किया जाता। तेजपाल की तरफ से एक फैक्स मौसूल हुआ। उसमें लिखा था, मेरी टेलीपैथी जानने वाले आप लोगों की बातें मुझ तक पहुंचा रहे हैं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि चीन और बाबा साहब के दरमियान जो मुआहदा हो रहा है, उस मुआहदे की बातें दुनिया की किसी अदालत में या अक़वाम मुत्तहिदा में लाने का ख्याल दिल से निकाल दें। हम ये कभी साबित नहीं कर सकेंगे कि उन दोनों के दरमियान कोई मुआहदा हुआ है। हमें चीन से और बाबा साहब की अदालत से मुज़ाकरात करने होंगे। अगर इन मुज़ाकरात का खातिर ख्वाह नतीजा ना निकले तो फिर आप सोचें कि आपकी सियासी हिकमत अमली क्या होगी। मिस्टर फरहाद और बाबा साहब के इदारे वालों को ये मौका मिल चुका है कि वो थाईलैंड में हमारे खिलाफ खुलकर महाज कायम कर सकें। अगर हम थाईलैंड में उनकी टेलीपैथी पर एतराज़ करेंगे तो वो हमसे जवाबन पूछेंगे कि अमेरिका से इतनी दूर मशरिक़ बईद में अपनी फ़ौजों के साथ क्या कर रहे हैं। आला फ़ौजी अफसर वो फैक्स पढ़कर सुना रहा था। फिर उसने कहा, तेजपाल दुरुस्त कह रहा है। इस मामले को आलमी सतह पर उठाकर हम बाबा साहब के इदारे के खिलाफ कोई कामयाब कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। एक आला हाकिम ने कहा, हमें फ़ौरन हुकूमत फ़्रांस से रुजू करना चाहिए और कहना चाहिए कि वो जमहूरिया चीन के नुमाइंदों को अपने मुल्क में ना आने दे। ना वो आएंगे, ना बाबा साहब के इदारे के लोगों से मुज़ाकरात कर पाएंगे। एक हाकिम ने कहा, इस तरह हम आर्जी तौर पर उनके मुज़ाकरात को और उनके दरमियान होने वाले मुआहदे को रोक देंगे। फ़ायदा क्या होगा? उनके दरमियान ज़ुबानी मुआहदा हो चुका होगा। इसके मुताबिक जब हमारी फ़ौज की पहली खीप थाईलैंड पहुंचेगी तो वह जवाबी कार्रवाइयाँ शुरू कर देंगे। आर्जी तौर पर ही सही हमें पेरिस में होने वाले उनके मुज़ाकरात को और उनके मुआहदे को रोक देना चाहिए। इसके मुताबिक एक जूनियर अफसर को हुक्म दिया गया कि वो फ्रांस की हुकूमत से रब्ता करके उनसे कहे कि वो चीनी वफद की पेरिस आमद पर एतराज़ करें। जूनियर अफसर हुक्म की तामील के लिए वहाँ से चला गया। एक आला अफसर ने कहा, यह तय किया जाए कि 2 दिनों के बाद हमारी फ़ौज की पहली खीप वहाँ पहुँचाई जाए या नहीं। हम वहाँ फ़ौजी महाज बनाएं या ना बनाएं, ये तो तय है कि बाबा साहब के इदारे से टेलीपैथी जाने वाले ज़रूर उनका साथ देंगे, क्योंकि उनका मकसद ये है कि हमारे बढ़ते हुए सियासी अज़ाइम की रोकथाम करें और ख़ास तौर पर हमें मशरिक़ बईद में कदम जमाने का मौका ना दें। हम मशरिक़ बईद के मुख्तलिफ ममालिक में फ़ौजी महाज ज़रूर कायम करेंगे। ज़रा इंतज़ार किया जाए, देखा जाए कि बाबा साहब के इदारे से कितने टेलीपैथी जाने वाले वहाँ जाते हैं और वहाँ किस तरह की कार्रवाई का आगाज़ करते हैं। एक हाकिम ने कहा, अगर हम 2 दिन बाद अपनी फ़ौज की पहली खीप नहीं भेजेंगे तो वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हमें पता नहीं चलेगा कि वो वहाँ मौजूद हैं या नहीं, और अगर हैं तो खामोश रहकर क्या कर रहे हैं। ये बात मोटी अकल से भी समझी जा सकती है कि बाबा साहब के इदारे से टेलीपैथी जानने वाले वहाँ जाएंगे और चीनी फ़ौज के आला अफसरान उनके ज़रिए थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस के हुक्मरानों को धमकियाँ देंगे, अमली तौर पर टेलीपैथी का मुजाहरा कराएंगे और उन हुक्मरानों को धमकियाँ भी देंगे कि उन्होंने अमेरिका से फ़ौजी मुआहदा किया तो उनके मुल्क और उनके इक़्तिदार को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचेगा। फिर तो हमें अपने फ़ौजी जवानों और टेलीपैथी जानने वाले फर्माबरदारों को भी वहाँ भेजना चाहिए। वो या तो बराह रास्त वहाँ जाएं या वहाँ अपने आलाकार पैदा करें और यह साबित करते रहें कि अमेरिकी टेलीपैथी जानने वाले भी काफ़ी तादाद में वहाँ मौजूद हैं। सब ने इस बात की तायद की। फिर तेजपाल से और जय काफू से भी पूछा गया। फैक्स के ज़रिए दोनों ने जवाब दिया, यही फ़िलहाल मुनासिब है। हम अपने टेलीपैथी जानने वालों से मशवरा कर रहे हैं और आज ही हमारी टेलीपैथी जानने वाले वहाँ अपने आलाकार बनाएंगे और उन हुक्मरानों को यकीन दिलाएंगे कि उन्हें हमारी तरफ से टेलीपैथी का हथियार भी सप्लाई किया जा रहा है। जय काफू ने फैक्स के ज़रिए कहा, सिर्फ वहाँ आलाकार पैदा करने से कुछ नहीं होगा। तेजपाल के कम अज़ कम एक टेलीपैथी जानने वाले को
और हमारी तरफ से एक टेलीपैथी जानने वाले को वहां मौजूद रहना चाहिए। वो दोनों रूपोश रहेंगे और दिन रात वहां के मामलात पर तवज्जो देते रहेंगे, ज़रूरत के मुताबिक अपने आलाकार बनाते रहेंगे। इस तरह यह तासुर पैदा होगा कि अमेरिका के टेलीपैथी जानने वाले अगर दुश्मनों के मुकाबले में ख़त्म हो रहे हैं तो मज़ीद पैदा भी हो रहे हैं, और हमारे पास टेलीपैथी जानने वालों की कमी नहीं है। फौज के आला अफसर ने कहा, तेजपाल और जे काफू का एक टेलीपैथी जानने वाला वहां जाएगा। उन दोनों को एक दूसरे से भरपूर ताउन करना चाहिए। तेजपाल ने कहा, यकीनन वे एक दूसरे से मुकम्मल ताउन करेंगे, लेकिन मेरा टेलीपैथी जानने वाला उसके टेलीपैथी जानने वाले के सामने कभी नहीं आएगा। जे काफू ने कहा, मेरा टेलीपैथी जानने वाला भी तेजपाल के टेलीपैथी जानने वाले के सामने नहीं जाएगा। जब उसे हमसे खतरा है तो हमें भी उससे खतरा रहेगा। एक आला अफसर ने कहा, यह तो आपस में लड़ने वाली बात है, तुम दोनों को एक दूसरे से समझौता करना चाहिए। तेजपाल ने कहा, समझौता करने का नतीजा टेलीपैथी की दुनिया में बहुत बुरा और बहुत नुकसानदेह होता है, लिहाजा हम दोनों के टेलीपैथी जानने वाले वहां मौजूद रहकर भी एक दूसरे से छुप कर रहेंगे, अपने अपने तौर पर काम करेंगे। एक दूसरे के ताउन की ज़रूरत होगी तो ताउन भी करेंगे, लेकिन एक दूसरे के रूबरू नहीं आएंगे। वह सब अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले थे, लेकिन ये बात भी मानने वाली थी कि टेलीपैथी की दुनिया में कोई एक दूसरे पर भरोसा नहीं करता। लिहाजा तेजपाल और जे काफू ने जो फैसला किया था उस पर तमाम अकाबरीन ने रजामंदी जाहिर की और उनसे कहा कि वह आज ही अपने अपने एक टेलीपैथी जानने वाले को वहां रवाना कर दें। जमहूरिया चीन ने फ्रांस से दरख्वास्त की थी कि उनके चंद सियाहों को फ्रांस की सियाहत के लिए आने की इजाज़त दी जाए। इसके जवाब में हुकूमत फ्रांस की तरफ से कहा गया, हमें अफसोस है कि हम इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि आपके असल अज़ाइम का हमें पता चल चुका है। वो यहाँ आने वाले सयाह नहीं होंगे, बल्कि ऐसे नुमाइंदे होंगे जो बाबा साहब के दायरे के अहम अफराद से किसी संगीन मामले में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ऐसा कोई संगीन मामला नहीं है जिससे आपको नुकसान पहुंच सके। असल में आपको हमारे खिलाफ भड़काया गया है। आप कुछ भी कहें, हमें अफसोस है कि हम आपके मुल्क से किसी बच्चे को भी यहाँ आने की इजाज़त नहीं देंगे। इसका मतलब है कि हम यहाँ ना सही किसी दूसरे मुल्क में अपने नुमाइंदों को भेज दें। क्या वहाँ बाबा साहब के दायरे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद उनसे मुलाकात नहीं कर सकेंगे? हमारे मुल्क के बाहर कुछ भी हो, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। बेहतर है आप खुश हो जाएं। हमारे मुल्क का कोई बच्चा भी आपके मुल्क में कदम नहीं रखेगा, लेकिन अपने हलीफ अमेरिका से कह देना कि हम जो चाहते हैं वही होगा। फ्रांस में नहीं होगा, किसी दूसरे मुल्क में होगा। मैं जमहूरिया चीन के लिए इख्तियार में रवाना हो चुका था और सफ़र के दौरान में चीन के आला हुक्काम के दिमागों में पहुंचकर उनकी ये बातें सुन रहा था। मैंने एक अफसर से कहा, यह अच्छा हुआ कि आपने उनसे कह दिया कि आपका कोई आदमी फ्रांस नहीं जाएगा, लेकिन उन्हें इत्मीनान नहीं होगा। वो अपने यहाँ इमिग्रेशन के शोबे में बड़ी सख्तियाँ करेंगे। उनके तमाम जासूस बैरूनी ममालिक से आने वालों को बहुत मोहतात होकर चेक करते रहेंगे। इसके बावजूद हमारा भरपूर ताउन आपको हासिल होता रहेगा। ताउन तो हासिल हो रहा है, आप हमारे यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, लेकिन एक रुकावट बहुत अहम है। वो कौन सी रुकावट है? हमारे फ़ौजी अफसरान और फ़ौजी जवान बाबा साहब के दायरे तक नहीं पहुँच सकेंगे। जब वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए टेलीपैथिक इल्म हासिल नहीं कर सकेंगे। आपके ज़हीन अफराद को ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुँचाना नामुमकिन नहीं है। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हम ये मुश्किल आसान कर लेंगे। मैं अपने बुज़ुर्गों से इस सिलसिले में मशवरा करता हूँ। मैंने ख्याल ख्वानी के ज़रिए जनाब तबरेज़ी को मुखातिब किया और कहा, जनाब आली, मैं आपकी तन्हाई में मखल हो रहा हूँ और मुआफ़ी चाहता हूँ। वैसे एक बहुत अहम मामला है, मैं समझ रहा हूँ। हुकूमत फ़्रांस ने हमारे चीनी भाइयों पर यहाँ के दरवाजे बंद कर दिए। जी हाँ, और इस वजह से हमारे चीनी भाई ट्रांसफार्मर मशीन से टेलीपैथिक इल्म हासिल नहीं कर सकेंगे। मैं इस इदारे के इन बुजुर्गान दीन से मशवरा करूँगा जो रूहानियत के मराहिल तय कर चुके हैं या तय करने वाले हैं, उनमें आमना भी शामिल है। उन सब से मशवरे करने के बाद मैं तुम्हें बताऊँगा कि मुश्किल किस तरह आसान होगी। बेहतर है जनाब, मैं चीनी हुकाम को यकीन दिलाऊँगा कि हम अपने वादे और मुआहदे के मुताबिक उनके चंद अहम और ज़हीन अफराद को ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए टेलीपैथिक इल्म ज़रूर सिखाएंगे। जब तक तुम जमहूरिया चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग पहुँचोगे, उस वक्त तक हम तुम्हें मुश्किल का हल बता देंगे। मैं उनका शुक्रिया अदा करके दिमागी तौर पर तैयारी में हाजिर हो गया। मेरे साथ वाली सीट पर जनाब अब्दुल्ला वास्ती बैठे हुए थे। बाबा साहब के दायरे का एक ज़हीन सुरागर सा अहमद जुबैरी, जो टेलीपैथी जानता था, हमारे साथ मौजूद था। मैंने जनाब अब्दुल्ला वास्ती से कहा, अभी मैंने जनाब तबरेज़ी साहब से गुफ्तगू की है। उन्होंने इस बात में सर हिलाकर कहा, जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे हैं। जब उन्होंने वादा किया है तो ज़रूर मुश्किलात का आसान हल पेश करेंगे। मेरी और जनाब तबरेज़ी की गुफ्तगू ख्याल ख्वानी के ज़रिए हुई थी। जनाब अब्दुल्ला वास्ती ने हमारी गुफ्तगू नहीं सुनी थी, लेकिन इल्म रूहानियत के ज़रिए उन्हें सब कुछ मालूम हो चुका था। मुझे इस बात पर फ़ख्र था कि मैं जनाब अब्दुल्ला वास्ती जैसे रूहानी रहनुमा के साथ सफ़र कर रहा था। भीमा कार ड्राइव करता हुआ हस्पताल के अहाते में आया। फिर उसने बड़े दरवाजे के सामने गाड़ी रोक दी। पीछे बैठे हुए दिलेर आफरीदी दरवाज़ा खोलकर एल्पा की डमी सोफिया को दोनों बाजू में उठाकर हस्पताल के अंदर जाने लगा। भीमा ने कहा, अरे पहले अपनी पेशानी और चेहरे से खून तो पहुँच ले।
तेरी पेशानी और चेहरे पर भी खून फैला हुआ है, पहले तू अपनी फिक्र कर, मैं अपनी जाने मन की फिक्र करने जा रहा हूँ। वो भी अल्पा के पीछे जाने लगा। वहां खड़े हुए चौकीदार ने कहा, साहब पहले अपनी गाड़ी पार्क कर दें, यहाँ दूसरी गाड़ियां भी आएंगी। उससे रुकना पड़ा। वो वापस आकर स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया। उसका सर बुरी तरह दुख रहा था। दलेर अफरीदी का सर भी दुख रहा होगा। दोनों ने एक दूसरे को इतनी जबरदस्त टक्करें मारी थी कि दोनों ही की खोपड़ी जैसे पिलपिली हो गई थी। वो कार ड्राइव करता हुआ पार्किंग एरिया में आकर रुक गया। कार का इंजन बंद करके उसने दरवाजा खोलकर बाहर जाना चाहा तो सर जरा सा चकराने लगा। वो सर को थाम कर बैठ गया। उसका हाथ नम हो रहा था, लहू अब तक बह रहा था। वह फिर लहू से भीगे हुए रुमाल को लेकर चेहरे से खून साफ करने लगा। उसे अल्पा की फिक्र थी। वो दुश्मन अजनबी उसे उठाकर अस्पताल के अंदर ले गया था। वो गैर मामूली शक्ति और गैर मामूली सलाहियतों का हामिल था। इसके बावजूद उस अजनबी के सामने बेबस हो रहा था। उसने अल्पा के दिमाग में जाने के लिए ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, मगर ना कर सका। उसे हैरानी हुई। उसने फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की कोशिश की तो पता चला सर को बार बार टकराने के बायस वह फिलहाल ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं रहा। ये मालूम होते उसके होश उड़ने लगे। फौरन ही ख्याल आया कि ऐसे में नीलिमा उसके पास आएगी तो वो सांस नहीं रोक सकेगा, फिर तो उसकी शामत आ जाएगी। वह खौफ और परेशानी से अपने सर का दर्द भूल गया। कार से बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगा, सोचने लगा क्या करे, कहाँ जाए। टेलीपैथी तो ऐसी बला है कि आदमी कहीं जाकर छुप नहीं सकता। वो उससे दुश्मन टेलीपैथी जानने वाली से फौरी तौर पर किसी तरह भी बचाव की तदबीर करना चाहता था। वह फिर कार की स्टीयरिंग सीट पर आकर बैठ गया। उसके दिमाग में बात आई कि ऐसा मंत्र पढ़ना चाहिए जिसके असर से कोई भी ख्याल खोनी करने वाला वक्ती तौर पर उसके दिमाग में ना आ सके। उसे ऐसे कुछ मंत्र याद थे। वो विंड स्क्रीन के पार खला में तकते हुए ज़ेरे लब पढ़ने लगा। पहली बार उसने सही मंत्र पढ़ा, लेकिन दूसरी बार कुछ पढ़ने लगा तो उसकी जुबान लड़खड़ा गई। मंत्र अधूरा रह गया। उसने फिर इब्तदा से पढ़ना शुरू किया तो जुबान फिर लड़खड़ा गई। वो परेशान होकर सोचने लगा, मेरा दिमाग ज़रा कमज़ोर हो गया, लेकिन ऐसा कमज़ोर भी नहीं हुआ है कि जुबान लड़खड़ा जाए। ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उसी वक्त उसे अपने दिमाग में एक औरत की हंसी सुनाई दी। वो एकदम से हड़बड़ाकर सीट पर सीधा बैठ गया। फिर बोला, कौन है ये, कौन है? जवाब में फिर वही हंसी सुनाई दी। वो बोला, मैं भी सांस रोककर तुम्हें भगा दूंगा। वैसी हालत में सांस रोककर भगा तो नहीं सकता था। उसी वक्त उसके दिमाग में एक ज़बरदस्त जलजला पैदा हुआ। वो एकदम से चीख मारकर सीट पर से उछला, स्टीयरिंग से टकराया, फिर एक तरफ ढलक कर तड़पने लगा। अस्पताल की सफाई करने वाला एक खाकरूब वहां से गुजर रहा था। उसने उसे तड़पते हुए देखा तो दौड़ता हुआ अस्पताल में गया। फिर थोड़ी देर बाद उसके साथ एक जूनियर डॉक्टर और 2 वार्ड बॉय तेजी से चलते हुए आए। उसी वक्त भीमा के दिमाग में दूसरी बार जबरदस्त जलजला पैदा हुआ। वह फिर चीखें मारता हुआ तड़पता हुआ आधा स्टीयरिंग सीट पर और आधा कार के बाहर आ गया। डॉक्टर ने दौड़कर उसके करीब आकर उसका हाथ पकड़कर पूछा, क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है? वो जवाब देने के काबिल नहीं था। 2 जबरदस्त जलजले के झटकों ने उसके दिमाग की चूलें हिला दी थी। वो अपने होश में नहीं था। डॉक्टर ने वार्ड बॉय से कहा, जल्दी जाओ और स्ट्रेचर लेकर आओ। एक वार्ड बॉय दौड़ता हुआ अस्पताल के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो मजीद 2 वार्ड बॉयज के साथ स्ट्रेचर लेकर आया। वो भीमा को इस स्ट्रेचर पर डालकर उसे अस्पताल के अंदर एक इमरजेंसी वार्ड में ले गई। वो दिमागी और जिस्मानी तौर पर बहुत ताकतवर था। उसके साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। डॉक्टर उसका मुआयना कर रहा था और पूछ रहा था, कुछ बोलो, तुम्हें क्या हो रहा है? वो अपनी तमाम तर रही सही कुव्वतों को यकजा करके बड़ी मुश्किल से बोला, मुझे बेहोश कर दो। डॉक्टर की समझ में नहीं आया कि वो बेहोश क्यों होना चाहते हैं। उस वक्त भीमा की अकल में यही बात आई थी कि उसे बेहोश कर दिया जाएगा तो ख्याल ख्वानी करने वाली दुश्मन उसके दिमाग में नहीं रह सकेगी। दोबारा होश में आने तक उससे निजात मिल जाएगी। ऐसे वक्त जूनियर डॉक्टर के दिमाग में ये बात आने लगी कि उसका मर्ज समझ में नहीं आ रहा और वो बेहोश होना चाहते हैं, लिहाजा इसे बेहोश ना किया जाए, लेकिन नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया जाए। दिमाग में आने वाले इस ख्याल के मुताबिक डॉक्टर ने नर्स से इंजेक्शन तैयार करने को कहा। वो एक सिरिंज में नींद की सियाल दवा भर कर लाई। डॉक्टर ने वो इंजेक्शन उसे लगा दिया। सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही वो गहरी नींद में डूबता चला गया। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में आवाज़ उभरी, हेलो भीमा, क्या मुझे आवाज़ से पहचान रहे हो? वो खामोश रहा। आवाज़ ने कहा, तुम बेहोश नहीं हो, नींद में हो और मुझे आवाज़ से अच्छी तरह पहचान सकते हो। भीमा की नींद भरी सोच की लहरों ने कहा, हाँ मैं पहचान रहा हूँ, तुम एल्पा हो। एल्पा मेरी मदद करो, हम दोनों एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं। ऐसे बुरे वक्त में तुम ही मुझे बचा सकती हो। अभी नीलिमा मेरे दिमाग में आई थी, उसने मुझे मजबूर और बेबस बना दिया है। ओहो, तुम पहाड़ जैसे मर्द हो। तुम्हारा दावा है कि बड़े बड़े शहजोरों को मात दे सकते हो और एक औरत से मात खा रहे हो। ये ताने देने का वक्त नहीं है। टेलीपैथी के जरिए मेरी दिमागी तवानाई बहाल करने की कोशिश करो। मेरा दिमाग खराब हुआ है कि तुम्हारी दिमागी तवानाई बहाल करूंगी। तुम्हारे दिमाग में नीलिमा नहीं है, मैंने ही तुम्हारे अंदर जलजले पैदा किए थे। वह हिनानी से बोला, तुम एल्पा, तुम मुझसे दुश्मनी कर रही हो? और क्या, तुम मुझसे दोस्ती कर रहे थे। तुमने बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ मुझे हिंदुस्तान बुलाया था। तुमने ये सोच लिया था कि मेरे यहाँ आते ही मुझे ऐसा भी कमज़ोरी में मुब्तला करोगे, फिर मुझे अपनी मामूला बना लोगे,
मगर तुम्हारे ऐसा करने से पहले ही मैं एसाबी कमजोरी में मुब्तला हो गई थी। वो हैरानी से बोला, हाँ मुझे याद आया, तुम तो एसाबी कमजोरी का शिकार हो गई थी। वो अजनबी तुम्हें उठाकर अस्पताल के अंदर ले गया था। क्या तुम्हारी कमजोरी दूर हो गई है? नहीं, मैं अभी तक कमजोर हूँ। मेरा वो आशिक अस्पताल में मेरे बिस्तर के सिरे पर बैठा हुआ है। इधर वो मुझसे बहल रहा है, उधर मैं तुम्हें बहलाने आई हूँ। बहरहाल अब मैं हुक्म देती हूँ कि खामोश रहोगे, अपनी तरफ से कुछ ना बोलो। मैं तनवीमी अमल के दौरान में जो सवालात करूंगी सिर्फ उन्हीं के जवाब दो। नहीं अल्पा, प्लीज ऐसा ना करो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा वैसे ही गुलाम बनकर रहूंगा, मगर मुझे तनवीमी अमल के जरिए गुलाम ना बनाओ। मैं तुम्हें हुक्म दे चुकी हूँ कि खामोश रहोगे, वरना मेरे सवालात के जवाबात दिया करोगे, वरना मैं अभी फिर जलजिला पैदा करूंगी। वो घबरा कर बोला, नहीं नहीं प्लीज ऐसा ना करना, मेरा सर फोड़े की तरह दुखने लगा है। मैं और जलजिले की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। तो फिर खामोश रहो, जैसा कह रही हूँ उस पर अमल करते रहो। उसे खामोश होना पड़ा। एल्पा उस पर तनवीमी अमल करने लगी। उसे पूरी तरह ट्रांस में लाने के बाद अपना मामूल बनाने लगी। वो दिमागी तौर पर बहुत ही कमज़ोर हो गया था। अगर ज़रा भी दिमागी तवानाई रहती तो वो तनवीमी अमल के खिलाफ दिमागी तौर पर लड़ता रहता, लेकिन वह इस काबिल नहीं रहा था। दिमागी कमज़ोरी के बायस उसका कोई राज फिर राज नहीं रहा था। एल्पा ये भी मालूम कर चुकी थी कि इस मक्कार ने अपने गुरु नारंग को भी अपना मामूल और महकूम बना लिया। उसने तनवीमी अमल के दौरान में यह हुक्म दिया कि वह अपने गुरु नारंग को भी एल्पा का मामूल और महकूम बनाने में उसकी मदद करेगा, और इससे पहले वो नारंग के दिमाग से अपने तनवीमी अमल को वॉश कर देगा। एल्पा ने उसे अपना मामूल बनाने के सिलसिले में तमाम अहम बातें उसके दिमाग में नक्श की, फिर उसे तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद वो अपनी डमी सोफिया के दिमाग में आई। डॉक्टर के इंजेक्शन और दवाओं के असर से उसके अंदर बड़ी हद तक तवानाई पैदा हो गई थी। वो बिस्तर पर लेटी हुई आंखें खोलकर दिलेर आफरीदी को देख रही थी और उसका हाथ थामकर बोल रही थी, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे दिल से चाहते हो, मेरी कमजोरी का ख्याल कर रहे हो, लेकिन अपने जख्मों से बेखबर हो। तुम्हें फौरन जाकर जख्मों की मरहम पट्टी कराना चाहिए। वो बोला, मैं जाऊंगा तो तुम फिर कमजोर हो जाओगी। वो मुस्कुरा कर बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अभी जाओ वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तुम कह रही हो तो जाता हूँ। एल्पा डमी के दिमाग में रहकर दिलेर आफरीदी को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। सोच रही थी, ये जवान वाकई अच्छे दिल का मालिक है, इसकी वजह से मैं भीमा पर गालिब आ गई हूँ। ये मेरे काम आया है, मैं भी इसके काम आऊंगी। ये मेरी डमी पर आशिक है, मैं इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत करने का मौका दूंगी। उसने डमी की जुबान से कहा, दिलेर आफरीदी, एक बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ कहो, मैं तो तुमसे बातें करने के लिए बैठा हुआ हूँ। मैं टेलीपैथी जानती हूँ। जब मेरे अंदर कुछ और तवानाई पैदा हो जाएगी तो क्या तुम मुझे अपने दिमाग में आने दोगे? क्यों नहीं, तुम एक नहीं 1000 बार मेरे दिमाग में आया करो। दिल में तो आ चुकी हो, दिमाग में भी रहा करो। वो हंसती हुई बोली, तुम बहुत अच्छी और बहुत दिलचस्प बातें करते हो, अब जाओ और मरहम पट्टी कराओ। वो उठकर जाने लगा। सोफिया बिस्तर पर लेटी उसे जाते हुए देख रही थी और सोच रही थी, अपने ख्यालों के मुताबिक कोई आइडियल मिल जाता है तो दिल मुसरतों से भर जाता है। मैं तो मुसरतों से निहाल हो रही हूँ। एल्पा सोच रही थी, यह आइंदा सोफिया के साथ रहेगा तो गोया मेरे साथ रहेगा। इसकी मौजूदगी से मुझे बड़ा सहारा मिलेगा। भीमा और नारंग कभी चालबाजी से मेरे तनवीमी अमल का तोड़ करना चाहें तो मैं दिलेर आफरीदी को उन पर मुसल्लत कर दूंगी। नारंग की तपस्या के 40 दिन मुकम्मल हो रहे थे। आखिरी दिन तपस्या से 1 घंटा पहले आराम कर रहा था और खाने पीने के बाद आखिरी दिन को तपस्या करने वाला था। ऐसे में अल्पा भीमा को मामूल बनाने के बाद उसके जरिए नारंग के दिमाग में पहुंच गई। भीमा ने अल्पा से कहा, मैडम यही मखसूस लबो लहजा है जिसके जरिए मैं आपको नारंग के दिमाग में लाया हूँ। अभी हम दोनों इसके दिमाग में हैं, लेकिन यह हमें महसूस नहीं कर रहा है। मुखातिब करने पर इसे मालूम होगा कि हम इसके दिमाग में मौजूद हैं। एल्पा ने कहा, इसे फिलहाल मुखातिब करने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं इस पर तनवीमी अमल करूंगी, इसे अपना मामूल और महकूम बनाऊंगी, उसके बाद मुखातिब करूंगी। मैं आपका मामूल हूँ, आप अमल करें, मैं मौजूद रहूंगा। यहाँ तुमने मेरे लिए जूहू के किनारे जो बंगला किराए पर लिया है वहाँ दिमागी तौर पर मौजूद रहो। आपका जो हुक्म, मैं जा रहा हूँ। और सुनो, जब तक मैं वहाँ दिमागी तौर पर ना आऊँ उस वक्त तक सोफिया और दिलेर आफरीदी को कोई नुकसान ना पहुंचाना, ना उनसे लड़ाई झगड़ा करना। जी मैडम, मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। ये कहकर भीमा वहां से चला गया। एल्पा नारंग पर तवज्जो देने लगी। वो बेड पर बैठा हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद करने लगा। जब वो गहरी नींद सो गया तो अल्पा उस पर तनवीमी अमल करने लगी। बहुत अरसे से अल्पा और नारंग के दरमियान रस्सा कशी जारी थी। पहले नारंग जबरदस्त आत्मा शक्ति का हामिल था, वो योगा जाने वालों के दिमागों में भी घुस आता था। उसके खौफ से अल्पा और बनीन आदम ने अपने एक यहूदी विच डॉक्टर जमाल रॉबिन के जरिए तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया था। फिर वह मर गया। अब अल्पा ने नारंग को अपना मामूल बना लिया था। उसने तनवीमी अमल मुकम्मल करने के बाद कहा, नारंग तुम अब मेरे गुलाम बन चुके, बोलो दुरुस्त है या नहीं? वो सहरज़दा था। उसने कहा, मैं आपका गुलाम हूँ और हमेशा गुलाम रहूंगा। तुमने अपनी औकात से और अपनी सलाहियतों से ज्यादा बढ़ चढ़कर मेरे मुकाबले में आने की हमाकत की। मैंने तुम्हें ऐसी ठोकर मारी थी कि तुम एक कैंसर के मरीज के जिस्म में पहुंच गए थे। अगर तुम्हारा चेला भीमा बर वक्त आकर तुम्हारी मदद ना करता तो आज तुम इस दुनिया में ना होते। मैं अपनी हमाकतों की सजा पा रहा हूँ।
क्या तुम जानते हो कि भीमा ने तुम पर कोई एहसान नहीं किया था, बल्कि अपनी गर्ज के लिए तुम्हें आत्मा शक्ति हासिल करने का यह मौका दे रहा है। इससे पहले वो तुम पर तनवीं अमल करके तुम्हें अपना गुलाम बना चुका है। मैं नहीं जानता कि भीमा ने मेरे साथ क्या किया है, लेकिन फिर भी उसका यह एहसान है कि गुलाम बनाने के बावजूद मुझे आत्मा शक्ति मुकम्मल करने का मौका दे रहा है। तुम्हारी आत्मा शक्ति को मुकम्मल होने में और कितने दिन लगेंगे? मैं 3 दिनों के बाद मुकम्मल आत्मा शक्ति हासिल कर लूंगा। मैं भी तुम्हें 3 दिन तक तपस्या करते रहने की इजाज़त दूंगी। मैंने तमाम अहम अहकामात तुम्हारे दिमाग में नक्श कर दिए हैं। अब तुम आराम से तन्वीं में नींद सो जाओ। 1 घंटे बाद आंख खुलेगी तो तुम्हारी तपस्या का वक्त हो जाएगा। तुम अपनी तपस्या जारी रख सकोगे। अब सो जाओ। नारंग नींद में डूबता चला गया। एल्पा उसके दिमाग से चली आई। जेकब रॉबिन से बोली, आज मैं बहुत खुश हूं। उस कमीने नारंग को अपना गुलाम बना चुकी हूं। आज तक उसकी तरह किसी दुश्मन ने मुझे इस कदर परेशान नहीं किया था। मेरी रातों की नींदें उड़ा दी थी। मुझे फिक्र और परेशानी से भूख नहीं लगती थी। आज मैंने बहुत बड़ी फतह हासिल की है। जेकब रॉबिन ने मुस्कुराकर पूछा, और यह फतह कैसे हासिल की है? वो उसकी गर्दन में बाहें डालकर बोली, तुम्हारे जरिए हासिल की है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगर तुम मेरे दिमाग को बज़ाहिर मुर्दा ना बनाते और नारंग को मैं धोखा ना देती तो कभी ऐसी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल नहीं कर सकती थी। मैं तुम्हारा जितना भी शुक्र अदा करूं, तुम पर जिस कदर भी कुर्बान होती रहूं, वो कम है। वो बड़ी मोहब्बत से और बड़े इत्मीनान से अपना वक्त गुजारने लगे। हालात बता रहे थे कि अपने तौर पर तो उसने बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। सिर्फ नारंग को ही नहीं, उसके ज़बरदस्त सलाहियतें रखने वाले चेले भीमा को भी अपना गुलाम बना लिया। लेकिन एक नीलमा उसे खटक रही थी। एल्बा ने कहा, अगर तुम मेरे दिमाग को बज़ाहिर मुर्दा ना बनाते तो नीलमा बार बार मेरे दिमाग में आती रहती। मैं उसे महसूस ना कर पाती। पता नहीं वो मेरे चोर ख्यालात से कैसे कैसे राज मालूम कर लेती, फिर तुम्हारे दिमाग में भी पहुंच जाती। जेकब रॉबिन ने कहा, बेशक मैं अगरचे बहुत ज़बरदस्त काला जादू जानता हूँ, इसके बावजूद उस नीलमा को अपने दिमाग में आने से नहीं रोक सकता। हम इस वक्त उससे महफूज हैं, लेकिन वो किसी दूसरे जरिए से मेरे दिमाग तक पहुंच सकती है। हाँ, उसे ये तो मालूम होगा कि मैंने तुम्हारे जैसे एक विच डॉक्टर का सहारा लिया है। तुमने एक बार बताया था कि नीलमा भीमा के दिमाग में घुसकर उसके चोर ख्यालात पढ़ चुकी है, और उसके चोर ख्यालात से यह ज़रूर मालूम हुआ होगा कि तुम एक विच डॉक्टर के जरिए अपने दिमाग को मुर्दा जाहिर कर रही हो। इस तरह उसे मेरे बारे में कुछ ना कुछ मालूम हुआ होगा। भीमा ने अपने दिमाग पर कोई ज़बरदस्त जादुई अमल किया था। मुझसे कह रहा था कि आइंदा नीलमा उसके दिमाग में नहीं आ सकेगी। अगर ना आ सके तो हमारे लिए बेहतर होगा। फिर भी हमें नीलमा को या तो ख़त्म करना चाहिए या इस तरह कमज़ोर बना देना चाहिए कि वो हमारे खिलाफ कोई महाजराई ना कर सके। इस अहम पहलू पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम नीलमा के खिलाफ ऐसा क्या कर सकते हैं कि उसे हमारी दुश्मनी का इल्म ना हो और वह हमारे मुकाबले में कमज़ोर पड़ जाए। जेकब रॉबिन ने कहा, सीधी सी बात है, भीमा तुम्हारा गुलाम बन चुका है, उसे आलाकार के तौर पर इस्तेमाल करो। एल्पा सोचने लगी, फिर बोली, थाईलैंड में महाजराइयाँ हो रही हैं। अमेरिका वहाँ अपने कदम जमाना चाहता है और नीलमा इसकी मुखालफत कर रही है। और यह ज़रूर होगा कि जब वहाँ उनकी सरगर्मियाँ बढ़ती रहेंगी तो जमहूरिया चीन भी उस इलाके में मदाखलत करेगा। जेकब रॉबिन ने कहा, तुम भीमा को हुक्म दो कि वह थाईलैंड में अपने कई आलाकार बनाए और लबो लहजा बदलकर उनके जरिए पहले नीलमा को तलाश करे कि वह थाईलैंड के किस शहर या किस कस्बे में है या क्या करती फिर रही है। फिर यह कि उसके कितने टेलीपैथी जानने वाले मातहत हैं। ठीक है, मैं भीमा के पास जा रही हूँ, उसे हुक्म दे रही हूँ। ये कहकर उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। फिर भीमा के दिमाग में पहुंची। वह जूहू के किनारे एक बंगले में था। सोफिया और दलेर आफरीदी ने भी उसी बंगले में रिहाइश इख्तियार की थी। आफरीदी उसे कहता था कि सोफिया, हम यहाँ नहीं रहेंगे, ये भीमा मेरा रकीब है। पहले तुमसे इश्क करता था, अब गुलामों की तरह तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर जी हजूरी करता है। वो मुस्कुराकर बोली, जब वो आशिक नहीं रहा, गुलाम बन गए, तो फिर इसके यहाँ रहने में क्या अर्ज है? हम उसे गुलाम बनाकर ही रखेंगे। नहीं, मुझे उसकी मौजूदगी खटकती है। कल आशिक था, आज गुलाम बन गया, कल फिर आशिक बनकर मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। ख्वामखा लड़ता झगड़ता रहेगा, ऐसा ना हो कि मैं उसे कत्ल कर दूं। वो उसे मोहब्बत से देख रही थी, लेकिन दिमागी तौर पर मजबूर थी कि वो खुद को सर से पैर तक और अपने अंदर गहराइयों तक अल्पा समझ रही थी। उस पर जैकब रॉबिन के काले अमल का भी असर था। एल्बा ने और जैकब रॉबिन ने उसे बुरी तरह जकड़ रखा था। वो इन हालात में कभी अपनी असलियत मालूम नहीं कर सकती थी। उसने दलेर अफरीदी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ। वो क्या राज है? मेरा नाम सोफिया नहीं है। मैंने सिर्फ पासपोर्ट वगैरह में अपना यह नाम लिखा है। मेरा असल नाम कुछ और है। तुम्हारा असल नाम कुछ भी हो, तुम्हारी असलियत कुछ भी हो, मैंने तो तुमसे मोहब्बत की है। तुम जो भी हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा। मैं जानती हूँ, इसीलिए अपना ये राज बता रही हूँ कि मेरा नाम एल्पा है और मैं टेलीपैथी जानती हूँ। वह हैरानी से बोला, अच्छा, तो क्या तुम मेरे दिमाग में आती रहती हो? कैसे आऊंगी? तुम तो बहुत ही हसास दिमाग रखते हो। जैसे ही ख्याल खोने की लहरों को महसूस करते हो, फौरन ही छींक मार देते हो तुम्हारे दिमाग में। मैं तो क्या कोई भी टेलीपैथी जानने वाला नहीं रह सकता। तुम्हें मेरे दिमाग में आने की ज़रूरत ही क्या है? मैं तो तुम्हारे पास ही रहता हूँ। जब चाहो जुबान से गुफ्तगू कर सकती हो। हाँ,
लेकिन हम कभी किसी वजह से बिछड़ जाएंगे और मैं ख्याल ख्वानी के जरिए तुम्हारा सुराग लगाने की कोशिश करूंगी, तो मुझे तुम्हारे दिमाग में आना होगा। जब ऐसा वक्त आएगा और मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा तो अपने दिमाग में तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। जब भी ख्याल ख्वानी की कोई लहर आएगी मैं बेचैनी महसूस करने के बावजूद बर्दाश्त करूंगा और तुम्हारी आवाज़ सुनूंगा। मैं यही चाहती हूँ कि जब कभी हम एक दूसरे से जुदा हों तो मुझे तुम्हारे दिमाग में रहने का मौका मिलता रहे। उसने पूछा, ये अल्पा कैसा नाम है? सोफिया मुसलमान लड़कियों के नाम हुआ करते हैं, लेकिन अल्पा? वो बोली, सोफिया यहूदी लड़कियों के नाम भी हुआ करते हैं और अल्पा भी यहूदी नाम है। इसका मतलब है तुम सचमुच यहूदी हो? हाँ, मगर तुम्हारे लिए नहीं। अभी तो मोहब्बत में मेरे लिए यहूदी नहीं हो, लेकिन जब हम बाकायदा शादी करेंगे तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा, वरना मैं किसी गैर मजहब वाली लड़की से शादी नहीं करूंगा। वो मुस्कुराकर बोली, जब वो वक्त आएगा तो मैं ज़रूर तुम्हारा मजहब कबूल कर लूंगी। अभी हालात हमारे मुवाफिक नहीं है। हम परदेसी हैं, मैं तुम्हें अपने साथ पेशावर ले जाऊंगा। ज़रूर जाएंगे। मेरे कुछ ज़रूरी काम है, उनसे निमट लेने के बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम जहां ले जाओगे वहां जाकर होंगी। एल्पा ख्याल ख्वानी के जरिए भीमा के दिमाग में आई थी। उसे हुक्म देना चाहती थी कि वह थाईलैंड में अपने आलाकार बनाए। उसके ख्यालात पढ़कर मालूम हुआ कि सोफिया और अफरीदी अपने बेडरूम में बातें कर रहे हैं। वह भीमा को उनके बेडरूम की खिड़की के पास ले गई। भीमा वहां खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। वो चाहती तो बराह रास्त सोफिया के दिमाग में पहुंच जाती, लेकिन उसने सोचा, पता नहीं वो दोनों किस तरह मोहब्बत भरे लम्हात गुजारे होंगे। पहले उसने भीमा के जरिए मालूम किया, फिर सोफिया के दिमाग में पहुंच गई। उसने मालूम किया कि सोफिया अफरीदी के दिमाग में पहुंचने वाली बातें कर रही थी और अफरीदी इस बात पर रजामंद हो गया था कि जब कभी वो एक दूसरे से जुदा होंगे तब उसे अपने दिमाग में आने दिया करेगा। ये बात अल्पा के लिए फ़ायदे की थी। वो भी यही चाहती थी कि अफरीदी के दिमाग में उसे जगह मिलती रहे, ताकि बवक्त ज़रूरत वो उसे भी अपना मामूल बना सके। और उसे मामूल बनाने के लिए उसने यह सोच रखा था कि जब भी ज़रा देर के लिए उसे अफरीदी के दिमाग में जाने का मौका मिलेगा, वो एक लम्हा भी ज़ाया के बगैर उसके दिमाग में जलजले के झटके पैदा करेगी, उसे दिमागी तौर पर बिल्कुल कमज़ोर बनाएगी। फिर इसके बाद तनवीमी अमल करना और उसे अपना गुलाम बना लेना आसान होगा। जब वो भीमा को अपना गुलाम बना चुकी थी तब जेकब रॉबिन ने कहा था, ये दिलेर अफरीदी बज़ाहिर बहुत ही सीधा सादा और मासूम है, लेकिन ख़तरनाक भी है। मेरी छठीस कहती है कि इसके साथ कोई गैर मामूली बात है जो इसे दुश्मनों से महफूज रखती है। तुम सिर्फ छठीस के बायस कह रहे हो, ऐसी बात नहीं है। तुम भी हालात का तज्जिया करो। जब से दिलेर अफरीदी तुम्हारी डमी सोफिया से मिल रहा है, उसके जरिए तुम्हारे साथ अजीब वाक़यात रूनमा हो रहे हैं। मसलन तुम्हें पहली बार मालूम हुआ कि छींक मारने से भी ख्याल ख्वानी की लहरें दिमाग से बाहर निकल जाती हैं। एल्पा ने तायद में सर हिलाकर कहा, बेशक ये पहली बार मालूम हुआ है। फिर तुमने देखा कि वो भीमा जैसे शायद जोरों से टकरा गया। भीमा टेलीपैथी जानता है, काला जादू जानता है, फिर आत्मा शक्ति मुकम्मल तौर पर हासिल कर चुका है। इतने जबरदस्त आदमी को दिलेर अफरीदी हर कदम पर शिकस्त देता है। क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि उसके साथ कुछ कुदरती हालात भी हैं जो उसकी हिफाजत कर रहे हैं? ये सोचने की बात है। मैं किसी वक्त उससे पूछूंगी। एल्पा भीमा के पास आई थी और भीमा से सोफिया के दिमाग में आई थी, तो यही मौका था कि वह दिलेर अफरीदी की ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक कुछ अहम मालूमात हासिल करती। लिहाजा उसने सोफिया के जरिए पूछा, क्या तुम पहली बार अपने मुल्क से बाहर आए हो? नहीं, पहले कई बार यूरोप और अमेरिका जा चुका हूँ। इस बार तुम्हारे मुल्क इसराइल गया था। तुम इतने दूर दराज मुल्कों के सफ़र करते हो, क्या तुम्हें यह खौफ नहीं होता कि तुम पर मुसीबतें नाजिल हो सकती हैं? मैं जवां मर्द हूँ, मैं मुसीबतों से नहीं घबराता। फिर भी खान बाबा को मेरी फिक्र रहती है। हमारे शहर में एक पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, खान बाबा उनके मुरीद हैं। उनकी हदायत के मुताबिक उन्होंने अपने बदतरीन दुश्मनों को मुआफ़ कर दिया है और 5 वक्त की नमाजें भी अदा करने लगे हैं। एल्पा ने सोफिया के जरिए पूछा, मैं तुम्हारे खान बाबा के बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, खान बाबा को मेरी बहुत फिक्र रहती है। जब मैंने बैतुल मक़दस जाने का इरादा किया तो वह बुजुर्ग बहुत खुश हुए। उन्होंने खान बाबा से कहा कि मुझे जाने की इजाज़त दें और मेरी फिक्र न करें। फिर उन्होंने मुझ पर कलाम पाक का कोई अमल किया जिससे मैं तमाम मुसीबतों से महफूज हो गया हूँ। एल्पा कलाम पाक के तकद्दस को, मज़हब की कदरों को और कुदरत की ना समझ में आने वाली मेहरबानियों को नहीं समझती थी, जबकि कुदरती तौर पर उसे कई बार ऐसी मेहरबानियां हासिल हो चुकी थीं। उसने अपनी ज़हनियत के मुताबिक सोचा कि जिस तरह कमाल रॉबिन और जैकब रॉबिन उस पर काले अमल से उसकी हिफाजत करते रहे, उसी तरह किसी बुजुर्ग ने अपने अमल से तहफ़्फ़ुज़ दिया है। पाल पोर्ट, उसके दोनों बॉडीगार्ड और 25 जानेसार गुरीला फाइटर्स अपना चेहरा और हुलिया बदल चुके थे। कंबोडिया के घने जंगलात से निकलकर शहर नॉनपेन में आ गए थे। गेरवे रंग के लिबास पहनकर बुद्ध भक्षु बन गए थे। महात्मा बुद्ध की मुख्तलिफ इबादत गाहों और आश्रमों में रिहाइश इख्तियार कर चुके थे। उन्होंने इस शहर में रहकर हिप्नोटाइज करने वाले 2 माहिरीन को कैदी बनाया और एक को खुफिया अड्डे में पहुंचा दिया। वहां उन्हें गन पॉइंट पर रखकर खुद पर तनवीमी अमल के जरिए अपने दिमागों को मुकफ्फल करा लिया, हसास बनवा लिया, ताकि वो पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोककर उन्हें भगा दिया करें। सबसे पहले पालपोर्ट और उसके दोनों बॉडीगार्ड के दिमागों पर अमल किया गया। फिर यह के बाद दीगरे गुरीला फाइटर्स के दिमागों को भी मुकफ्फल कर दिया गया। आमतौर पर बुद्ध मत के इबादत गुजार बख्शू जिस्मानी और दिमागी तौर पर सेहतमंद होते हैं और उनके बारे में मशहूर है कि वो योगा की भी मशकें करते हैं।
लिहाजा जब भी कोई दुश्मन टेलीपैथी जाने वाला पाल पोर्टर और उसके वफादारों के दिमागों में आता और वह सांस रोककर उसे भगा देते तो ये कभी शुबा नहीं करते कि वो पाल पोर्टर और उसके साथी हैं। यही समझा जाता कि बुद्ध बख्शु हैं और वह सदियों की रवायत के मुताबिक इबादत गुजार और योगा के माहिर भी हैं। उन 25 जांबाज गोरीलों में ज़हीन जासूस भी थे। पालपोर्ट उनके जरिए लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड के बदलते हुए सियासी हालात से बाखबर रहता। ऐसे ही वक्त उसके 2 सुरागरसानों ने बताया कि जमहूरिया चीन के हुकाम बाबा साहब के दायरे से दोस्ती कर चुके हैं और उनके जरिए टेलीपैथी की कुव्वत हासिल करने वाले हैं। पालपोर्ट ने परेशान होकर कहा, यह बात बड़ी तशवीशनाक है। टेलीपैथी कलम जमहूरिया चीन में पहुंच जाएगा तो चीनी टेलीपैथी जानने वाले हमें ढूंढ निकालेंगे, हम उनसे छुप नहीं पाएंगे। एक बॉडीगार्ड ने कहा, पहले ही दुश्मन टेलीपैथी जानने वालों की कमी नहीं थी, अब ये चीनी टेलीपैथी जानने वाले हमें लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड में तलाश करेंगे। हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना चाहिए। दूसरे बॉडीगार्ड ने भी इस मशवरे की तायद की। पालपोर्ट बड़ी परेशानी से सोचता रहा, फिर बोला, बेशक हमें मौजूदा हालात को समझते हुए यहाँ से दूर जाना चाहिए, लेकिन इस तरह के इलाके हमारी नज़रों में रहें और हम यहाँ के बारे में आसानी से मालूमात हासिल करते रहें। एक गुरीला फाइटर ने कहा, अगर आप मुनासिब समझें तो कुछ गुरीला फाइटर कंबोडिया और कुछ थाईलैंड में छोड़ दें, बाकी अपने साथ ले जाएं। हम सब मोबाइल फ़ोन के जरिए एक दूसरे से रब्ता करते रहेंगे और यहाँ के बदलते हुए हालात के सिलसिले में ताज़ा तरीन इतलात पहुँचाते रहेंगे। पालपोर्ट ने कहा, यह तरीकाकार मुनासिब रहेगा। हम सब 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। मेरे 7 जांबाज कंबोडिया में रहेंगे और 7 थाईलैंड में, बाकी 2 बॉडीगार्ड्स और 11 जांबाज मेरे साथ सिंगापुर जाएंगे। वो इंतहाई जनूब में है और यहाँ से दूर होते हुए भी एक ही मुल्क में है। हम बवक्ते ज़रूरत बासानी वहाँ से यहाँ पहुँच सकेंगे। उसने 7 जांबाजों को हुक्म दिया कि वो कंबोडिया में रहें। बाकी तमाम जांबाजों को यह हदायत दी कि मोबाइल फ़ोन के जरिए उन सबको इतना मालूम होगा कि कौन किस मुल्क में है, लेकिन कोई किसी को यह नहीं बताएगा कि किस मुल्क में किस जगह उनका खुफिया अड्डा है या किस जगह उनका बॉस पालपोर्ट रहता है। मुख्तसर ये कि वे एक दूसरे को अपनी रिहाइशगाह का पता कभी नहीं बताएंगे। पालपोर्ट 7 जांबाजों को कंबोडिया छोड़कर थाईलैंड आया। वहाँ उसने 7 जांबाजों को छोड़ दिया। वो सब अपने अपने फ़राइज़ से वाकिफ़ थे और पालपोर्ट को उनकी तरफ से पूरा इत्मीनान था। फिर वो बैंकॉक से सिंगापुर जाने वाली एक कोच में सवार हो गए। उनके पास करेंसी और अमेरिकी डॉलर्स की कमी नहीं थी। पालपोर्ट अपने जाबाजों को चार्टर्ड तैयारी और हेलीकॉप्टर्स में सिंगापुर ले जा सकता था, लेकिन वो सब भक्षु बने हुए थे। अपनी एक तबलीगी जमात बनाई हुई थी और कोच में मुसाफिरों के दरमियान रहकर महात्मा बुद्ध की तालीमात का प्रचार करते हुए जा रहे थे। इस तरह कोई उन पर शुबा नहीं कर सकता था। ये पुरानी कहावत है कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, लेकिन पालपोर्ट और उसके जाबाजों के सिलसिले में यह कहावत पुरानी नहीं थी। उसकी मौत आई हो या ना आई हो, शामत आ गई थी। इसलिए वो सिंगापुर गए थे, जहां सानी पहले ही जी सिलवाना की हैसियत से और सबाता बानो उर्फ जीनी पर्सनल सेक्रेटरी की हैसियत से पहुंची हुई थी। पारस और पोरस भी कोलालमपुर में सानी को तलाश करने के बाद नाकाम होकर सिंगापुर आ चुके थे। वहां महात्मा बुद्ध का एक बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर के वसीया हाथे के अंदर आश्रम की कई इमारतें थीं। पालपोर्ट अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां के एक आश्रम में आ गया। उसके दोनों बॉडीगार्ड और 11 जांबाज गोरीले भक्षु बनकर आए थे और वो उनका गुरु बना हुआ था। लिहाजा उस आश्रम में उसका बड़ी इज्जत से इस्तकबाल किया गया। उसके भक्षुओं को एक बहुत बड़ा कमरा रहने के लिए दिया गया और पालपोर्ट को एक छोटा कमरा अलहदा रिहाइश के लिए मिल गया। वो उस कमरे में तन्हा रहकर अपनी खुफिया सरगर्मियां जारी रख सकता था। पालपोर्ट ने मौका पाकर अपने उस कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर एक खिड़की के पास आकर मोबाइल फ़ोन ऑन किया। उसके जांबाज जो कंबोडिया में थे उनसे रब्ता करने के बाद बोला, अभी अमरीकी अकाबरीन से फ़ोन के जरिए रब्ता करके मेरी हदायत के मुताबिक उनसे गुफ्तगू करो। उनका जो जवाब हो उससे मुझे आगाह कर देना। मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करता रहूँगा। उसके साथ जांबाज गोरीले कंबोडिया के एक शहर नॉनपेन में थे। उनमें से एक जांबाज ने फ़ोन के जरिए अमरीकी अकाबरीन से रब्ता किया। फ़ौज के काला अफसर की आवाज़ होने के बाद बोला, मैं पालपोर्ट का एक खादिम बोल रहा हूँ। अच्छा, तो अब तुम्हारे पालपोर्ट की कमर टूट रही है। वो इतने अरसे तक जंगलों में छुपता फिरता रहा। अब उसने अच्छी तरह समझ लिया कि उसके फ़रार होने और रुपोश रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। हमारे सुराग रसां और थाई हुकूमत के फ़ौजी हर जगह पहुँच रहे हैं। 12 बरस हो चुके हैं। पालपोर्ट और उसके जानिसार फ़ौजी आपके वफादार रहते आए हैं, लेकिन आपने उस नीलमा से समझौता करके हमारी मुखालफत शुरू कर दी। अगर पालपोर्ट और हम फ़ौरन ही रुपोश ना होते तो आप हमारे बॉस को फ़ौरन ही नीलमा के हवाले कर देते। हाँ, वो तो करना ही था, लेकिन अब सोच रहे हैं कि इस समझौते पर हम अमल नहीं करेंगे। नीलमा से दोस्ती नहीं हो सकती, वो हमें दूसरी तरह नुकसानात पहुंचाती रहेगी। अगर ऐसा है तो हम आपके एहसानमंद रहेंगे। हमें इस वक्त इमदाद की ज़रूरत है। हम सब बुरी हालत में हैं। कई बरस तक जंगलों में छुपते फिरने के बाद खुराक की और दवाओं की फराहमी के मसाइल बड़े परेशान कौन हैं। इन मसाइल से परेशान होकर हम कंबोडिया के शहर नॉनपेन में आ गए हैं। अभी सैटेलाइट रिपोर्ट आ जाएगी कि तुम वाकई कंबोडिया के शहर नॉनपेन से गुफ्तगू कर रहे हो या हमें फ़रेब दे रहे हो। अब हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको फ़रेब देकर इस दुनिया में जिंदा रह सकें। हमें पनाह चाहिए और आपसे ज़्यादा हमारा कोई हमदर्द नहीं। पालपोर्ट कहाँ है? वह बुरी तरह बीमार है।
इतना कमज़ोर है कि बात नहीं कर सकता। उसे दवाएं दी जा रही हैं, बहुत ही खुफिया तरीके से उसका इलाज हो रहा है। उसे छुपा कर रखने का मसला हमें परेशान कर रहा है। ऐसे वक्त आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम बेमौत मर जाएंगे। यही सोच कर के मरना ऐसे भी है वैसे भी। हम आपको मदद के लिए पुकारे हैं। मदद मिलेगी तो ठीक है, और आपकी तरफ से मौत मिलेगी तो उसे भी मजबूरन कबूल करना पड़ेगा। हम तुम्हारे बदतरीन हालात को समझ रहे हैं। मरता क्या ना करता के मिस्ताक तुम और तुम्हारा पालपोर्ट हमारे सामने झुकने पर मजबूर हो गए हो। बहरहाल तुम्हें कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचेगा। पालपोर्ट का पूरी तवज्जो के साथ इलाज कराया जाएगा। तुम सबको पहले की तरह आज़ादी और खुद मुख्तारी हासिल हो जाएगी। पालपोर्ट की खुफिया पनाह बताओ। कंबोडिया के फौजी अफसरान अपने जवानों के साथ वहां पहुंच जाएंगे और उसे वहां से लेकर मिलिट्री अस्पताल पहुंचाएंगे। उस जांबाज ने उसे कंबोडिया का फर्जी पता बताया। फिर उसे राब्ता खत्म करने के बाद पालपोर्ट से राब्ता करके बोला उनसे बात हो चुकी है और अमेरिका तुम्हारी इमदाद के लिए राजी है। वो कंबोडिया के फौजी अफसरान और जवानों को मेरे बताए हुए खुफिया अड्डे की तरफ भेजने वाले, ताकि वो आपको वहां से लेकर मिलिट्री अस्पताल पहुंचा दें। ठीक है, देखा जाएगा कि वो अपनी जुबान के कितने पक्के हैं। उस जांबाज ने कहा, बॉस ये शायद हमारी आखिरी गुफ्तगू है। मैं इस खुफिया अड्डे में मौजूद रहूंगा और वो आपको वहां नहीं पाकर मुझे हलाक कर देंगे। मैं आप पर कुर्बान होने के लिए जा रहा हूँ और हमारी जाने सारी हमेशा आपको सलामत रखेगी। उसने राब्ता खत्म कर दिया। शहर के मुजाफात में एक छोटा सा मकान था। उस मकान में एक बीमार शख्स बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसकी बीवी बच्चे थे। पालपुर के जांबाजों ने उन सबको हलाक करके उनकी लाशें कहीं फेंक दी थी। सिर्फ उस बीमार शख्स को वहां छोड़ दिया था। फिर बाकी 6 गुरीले वहां से चले गए। सिर्फ एक जांबाज उसके पास रह गया। उस जांबाज ने थोड़ी सी शराब पी ली ताकि उसका दिमाग हसास ना रहे। कोई अमरीकी टेलीपैथी जानने वाला उसके दिमाग में आना चाहे तो उसके लिए कोई रुकावट ना रहे। ये शुबा न हो कि पालपोर्ट और उसके जांबाज अब सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लिया करते हैं। तकरीबन आधे घंटे के बाद फौजी जवानों ने उस मकान को चारों तरफ से घेर लिया। कई फौजी गाड़ियां आई थीं। एक गाड़ी में 2 अफसरान बैठे हुए थे। उन्होंने मेगाफोन के जरिए कहा, पालपोर्ट हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। अगर इस मकान में तुम्हारे फौजी जांबाज छुपे हुए हैं तो उनसे कहो कि वो अपने हथियार फेंककर दोनों हाथ उठाकर बाहर चले आए। उस जांबाज ने बीमार शख्स को एक इंजेक्शन लगाया जिसके असर से वह बेहोश हो गया। उसने इंजेक्शन की सरिंज को एक जगह छुपा दिया, फिर दोनों हाथ उठाकर बाहर आ गया। एक अफसर ने कहा, दोनों साथी कहाँ हैं? उस जांबाज ने कहा, मैं यहाँ तना हूँ। बाकी साथियों ने हालात से मजबूर होकर बॉस का साथ छोड़ दिया है। सिर्फ मैं उसकी खिदमत के लिए रह गया हूँ और मैं आखिरी दम तक उसके साथ रहकर उसकी खिदमत करता रहूंगा। अमरीकी टेलीपैथी जानने वाला लेजी गार्ड उस अफसर के दिमाग में था। जांबाज की आवाज़ सुनते उसके दिमाग में पहुंच गया और उसके चोर ख्यालात पड़ने लगा। फिर अफसर के पास आकर कहा, वो दुरुस्त कहता है। तमाम साथियों ने साथ छोड़ दिया है और वह तनहा पालपोर्ट के साथ है। उस मकान के अंदर पालपोर्ट बिस्तर पर बीमार पड़ा है और इस वक्त बेहोशी की हालत में है। तुम जाकर अभी उसको देखो, शायद वो होश में आ जाए तो मैं उसके ख्यालात पढ़ूंगा। एक फौजी अफसर चंद मुसल्ला जवानों के साथ उस मकान के अंदर गया। वहां एक शख्स बिस्तर पर बेहोश पड़ा हुआ था। अफसर ने उसे देखकर अपनी जेब से तस्वीर निकालकर कहा, यह पालपोर्ट नहीं है, कोई और है। जांबाज ने कहा, आखिरी वक्त पालपोर्ट ने और हमने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने चेहरे और हुलिये बदल लिए थे। इस वक्त बिस्तर पर पालपोर्ट बेहोश पड़ा, लेकिन उसका चेहरा तब्दील शुदा है। इस तस्वीर से वह पहचाना नहीं जाएगा। इन बातों के दौरान में लेजी गार्ड जांबाज के ख्यालात पढ़ रहा था। फिर उसने फौज के अफसर से कहा, यह दुरुस्त कह रहा है। पालपोर्ट और इसके दूसरे जानिसारों ने आखिरी वक्त में अपने चेहरे तब्दील किए थे। अब पालपोर्ट पहले के चेहरे के जरिए नहीं पहचाना जा सकेगा। यह सचमुच पालपोर्ट है, इस वक्त बेहोश पड़ा हुआ है। फौजी अफसर ने पूछा, हमारे लिए क्या हुक्म है? लेजी गार्ड ने कहा, तुम्हारे आला अफसर का हुक्म है कि पालपोर्ट अब हमारे किसी काम का नहीं रहा। बीमार और अपाहिज हो चुका है। अपाहिज इसलिए कि इसके तमाम जानिसार कहलाने वाले गुरीलों ने इसका साथ छोड़ दिया है। इसे और इसके साथी को गोली मार दो। हुक्म की तामील की गई और पालपोर्ट के इस आखिरी जानिसार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। मगर दूर छुपे हुए 6 जांबाज गुरीले ये तमाशा देख रहे थे। उनमें से एक ने मोबाइल फोन के जरिए पालपोर्ट से कहा, बॉस हमारे एक जांबाज अपनी जान कुर्बान कर चुका है। अमरीकी हुकाम ने झूठा वादा किया था कि पालपोर्ट को यहाँ से मिलिट्री अस्पताल ले जाकर उसका तवज्जो से इलाज किया जाएगा, लेकिन अपनी दोगली आदतों से बाज नहीं आए। उनके टेलीपैथी जानने वाले ने शायद हमारे जांबाज के ख्यालात पढ़कर मालूम कर लिया कि वह बीमार शख्सी पालपोर्ट है, इसलिए यकीन होते ही उन्होंने उन दोनों को गोली मार दिया। पालपोर्ट ने हुक्म दिया, अब तुम भी हथियार संभाल लो और छुप छुप कर वारदात करो। जिन्होंने हमारे एक जांबाज को उस बीमार शख्स के साथ हलाक किया है उनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ो। हुक्म की तामील हुई और जांबाज एक्शन में आ गए। वो फौजी उस बीमार शख्स के कमरे से बाहर निकल रहे थे। ऐसी वक्त 2 जहरीले तीर आए। एक अफसर के सीने में पैवस्त हुआ और एक फौजी जवान के हलक में उतर गया। उनके हलाक होते ही तमाम फौजी इधर उधर भागते हुए अपनी पोजीशन संभालने लगे। इतनी देर में फायरिंग होती रही। छुपने और पोजीशन संभालने वाले फौजियों में से 4 मजीद हलाक हो गए। दूसरा फौजी अफसर जख्मी हो गया। वो कराहते हुए चीख कर बोला, यहां से फौरन निकल भागने की कोशिश करो। वो गोरीला फाइटर्स हैं, जगह बदल बदल कर हम पर हमले करेंगे। वो फौजी फायरिंग करते हुए वहां से जाने की कोशिशें करने लगे।
उनकी फायरिंग सिर्फ अंधेरे में तीर चलाने के बराबर थी, क्योंकि गोरिल्ला फाइटर्स उन्हें नजर नहीं आ रहे थे। जब वो वहां से जाने लगे तो ऐसे ही वक्त कई हैंड ग्रेनेड आकर वहां ब्लास्ट हुए। 2 फौजी गाड़ियां धमाके से तबाह हो गईं, शोलों में लिपट गईं। वो फौजी बदहवास होकर इधर उधर जाने लगे, क्योंकि गाड़ी में वो महफूज नहीं थे। वहां से दूर दौड़ते हुए जाने वाले सोच रहे थे किस तरह वो अपनी जान बचा पाएंगे, लेकिन जगह जगह वो जांबाज छुपे हुए थे और पोजीशन बदल बदल कर फायरिंग करते जा रहे थे, जिसके नतीजे में भागते हुए जवान भी गोलियां खा खा कर मरते जा रहे थे, गिरते जा रहे थे। पालपोर्ट को हलाक करने के लिए कंबोडिया की फौज के 2 अफसर और 15 जवान आए थे। उनमें से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा सका। उनमें से एक जांबाज ने उस अमरीकी फौज के आला अफसर से रब्ता किया, फिर बोला, मैं पालपोर्ट के एक जांबाज बोल रहा हूँ। अब बोलने के लिए क्या रह गया है? तुम्हारा बॉस कुत्ते की मौत मर चुका है। नहीं, हमारा बॉस कुत्ता नहीं है, इसलिए कुत्ते की मौत नहीं मर सका, वो जिंदा है। तुम लोगों को कुत्ते की मौत आएगी। यहाँ तुम्हारी सियासी हिकमत अमली को हम नाकाम बनाएंगे। फोन करो और पूछो कि जितने फौजी जवान और अफसर उस बीमार डमी पालपोर्ट को मारने गए थे, कुत्ते की मौत मर चुकी है। फिर तुम्हें मालूम होगा कि आइंदा भी लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड में तुम्हारे फौजी अफसरान इसी तरह मारे जाते रहेंगे। अमरीकी फौज के आला अफसर ने राब्ता खत्म किया। फिर कंबोडिया की फौज के आला अफसर से राब्ता करने के बाद पूछा, क्या पालपोर्ट को हलाक कर दिया गया? वो बड़ी मायूसी से बोला, हम धोखा खा गए हैं। हमारे जितने भी अफसरान और फौजी जवान वहां गए थे, सबके सब मारे गए हैं। थोड़ी देर बाद थाईलैंड की फौज के आला अफसर ने उस अमरीकी फौज के आला अफसर से राब्ता किया, फिर कहा, यहाँ हमारे 4 बड़े फौजी अफसरान और एक हाकिम मारा गया है। पालपोर्ट के एक जांबाज ने फोन पर मुझसे कहा कि वो लोग जब तक जंगल में छुपे हुए थे, हम सब महफूज थे। अमेरिका की सियासी पॉलिसियों को भी नुकसान नहीं पहुंच रहा था। हमें जंगल में रुपोश नहीं रहने दिया गया, वहां से भागने पर मजबूर किया गया। अब हम लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड के शहरों में फैल गए हैं। हमारे लिए ना अब खुराक का मसला है और ना ही दवाओं का। हम बड़े आराम से तुम लोगों को जहन्नुम में पहुंचाते रहेंगे। उस आला अफसर ने अपने टेलीपैथी जाने वाले लेजी गार्ड और कैनिबाल से कहा, हम समझ रहे थे कि पालपोर्ट बिल्कुल टूट गया है, आइंदा गोरिल्ला जंग लड़ने के काबिल नहीं रहेगा, लेकिन उसने यह नया तरीका निकाला है। गोरिल्ला जंग हमेशा जंगलों में लड़ी जाती है। उसके जांबाज शहरों में गोरिल्ला जंग के लिए फैले हुए हैं। उन्हें तलाश करना और चुन चुन कर कत्ल करना बहुत ही मुश्किल होगा। ये मारे जाएंगे, लेकिन उनको एक एक करके मारने में काफी वक्त लगेगा और हमारी सियासी पॉलिसियों को नुकसान पहुंचता रहेगा। कैनिबॉल ने कहा, आइंदा पालपोर्ट का कोई जांबाज आपसे फोन के जरिए राब्ता नहीं करेगा। वो समझ गए हैं कि हम उनकी आवाज़ सुनकर उनके दिमाग में पहुंचकर उनके ख्यालात पढ़ लेंगे और पालपोर्ट के खुफिया अड्डे का पता लगा लेंगे। लेजी गार्ड ने कहा, वो बड़ी चालाकी से मालूम कर चुकी हैं कि हमारी नज़रों में पालपोर्ट की कोई अहमियत नहीं रह गई है। हम उसे हलाक करके नीलमा को खुश करना चाहते हैं। आला अफसर ने कहा, हमने लाओस के शुमाली हिस्से में फौजी कैंप बनाया था। वहां हमारी फौज को पहुंचाया जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उस जगह को बम के धमाकों से उड़ा दिया गया। जितनी फौजी बैरक्स थी उन्हें खंडर बना दिया गया। लेजी गार्ड ने कहा, आपने हमें बताया था कि नीलमा चैलेंज कर चुकी है और ये कह चुकी है कि 2 दिन बाद हमारी फौज उतारी जाएगी, तो उससे पहले ही उस अड्डे को तबाह कर दिया जाएगा। वो कमबख्त जो कहती है कर गुजरती है। ये बड़ी परेशानी की बात है कि वहां हमारे लिए कई महाज कायम हो चुके हैं। एक तरफ नीलमा दर्द सर बनी हुई है, दूसरी तरफ बाबा साहब के दारे और जमहूरिया चीन के दरमियान मुआहदा हो चुका है, उनकी दोस्ती हमें बुरी तरह नुकसान पहुंचाएगी। और तीसरी तरफ पालपोर्ट ने नया महाज खोल दिया। पालपोर्ट बहुत खुश था। अब वो जंगलों में मफरूर मुजरिमों की तरह जिंदगी नहीं गुजार रहा था। खाने पीने, पहनने ओढ़ने और बीमारी में दवाएं हासिल करने के सिलसिले में कोई दुश्वारी नहीं थी। अपने तमाम जानिसारों के साथ आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहा था। अमेरिका को यह अच्छी तरह समझा चुका था कि वो ना सुपर पावर से खौफजदा है और ना ही उसकी इमदाद का मोहताज। कंबोडिया और थाईलैंड में रहने वाले जानिसारों ने वहां की फौजियों को हलाक करके दहशत तारी कर दी थी। वो फौजी और वहां के हुक्मरान पूरी सिक्योरिटी के साथ कभी बाहर निकलते थे और ज़रूरत के तहत एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वरना वो 4 दीवारी में कैद होकर रह गए थे, क्योंकि इन 24 घंटों में दोनों ममालिक के 2 हुक्मरान और 3 फौजी अफसरान और कई फौजी जवान मारे गए थे। दोनों ममालिक के अकाबरीन बुरी तरह दहशत में मुब्तला थे। ये तशवीश थी कि अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले और अमरीकी सुराग रसां भी उन्हें तलाश करने और हलाक करने में नाकाम हो रहे हैं। एक बार एक टेलीपैथी जानने वाले ने पालपोर्ट के एक जांबाज का सुराग लगाया था और अमरीकी सुराग रसां को वहां तक पहुंचाया भी था, लेकिन उसके पहुंचते ही उस जांबाज ने खुद को गोली मारकर यह साबित कर दिया था कि जब तक उस जैसे जांबाज जिंदा हैं, सुपर पावर अमेरिका के सुराग रसां और टेलीपैथी जानने वाले पालपोर्ट तक नहीं पहुंच सकेंगे।